हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में पूरा व्यस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, खूब लगन और मेहनत से अपना अपना फर्ज, अपना कर्तव्य आप निभा रहे होंगे बोर्ड परीक्षा के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो आप लोग लाइव आ जाइए और साथ में आप लोग ये बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी में और वीडियो की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से एक बार आप लोग ये कंफर्म कीजिए कि सब चीज़ ठीक है, आवाज़ की क्वालिटी ठीक है और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। एक बार आप लोग बताइए। साकेत, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इस केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थोड़ा सा लिखने में लेट हो गया, नहीं तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लाते। और इस मतलब 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 80 के 80 क्वेश्चन को आपको सही करना है। और जैसे आपको पता है कि एग्जाम नजदीक है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करना है। चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आप सभी बच्चों के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिए कि लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए। मेरा नंबर क्या है, 9135 है ना, 742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके सिंपल सा व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। तो क्या बाबू आप सभी रेडी हैं प्रैक्टिस के लिए? एक बार बता दीजिए, आप सभी रेडी हैं प्रैक्टिस के लिए? एक बार बताइए, आप सभी रेडी हैं? चलिए, तनु तिवारी बहुत बढ़िया, नवीन कुशवाहा, सभी बच्चे, साकेत, शिवम, किसान बहुत बढ़िया, किशन बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और पहले नंबर क्वेश्चन का आप आंसर लगाइए। देखिए प्रैक्टिस सेट हो रहा है और ये आपको प्रैक्टिस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इब्रूप्रोफेन क्या है ना। इब्रूप्रोफेन, अगर आपसे पूछा जाए कि इब्रूप्रोफेन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इब्रूप्रोफेन क्या है, यानी ये सब एक औषधि होती है, ठीक है। ये क्या है, एक दवाई है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको ये सब याद करना पड़ता है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है, ये मेन दिक्कत इसमें ये होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इब्रूप्रोफेन क्या है, तो बाबू इब्रूप्रोफेन क्या है, एक दवा है ना। अब इस दवा का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दर्द में, है ना। यानी ज्यादा दर्द होता है ना, यानी दर्द में क्या किया जाता है, इस दवा का प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है ना। इब्रूप्रोफेन दवा का प्रयोग कहां पे होता है, तो दर्द उर्द में क्या किया जाता है, दर्द से आराम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इब्रूप्रोफेन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या यहां देखिए सल्फर औषधि होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। एंटीहिस्टामिन होगा, नहीं, एंटीहिस्टामिन नहीं होगा। ये पीड़ाहारी होगा, जो पीड़ा को क्या करेगा, हरेगा, यानी दर्द को क्या करेगा, आराम दिलाएगा, दर्द से मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। क्योंकि दर्दनाशक जो दवाइयां होती है क्या करती है, दर्द से हमको मुक्ति दिलाती है, ठीक है। तो कितने सारे बच्चे हैं जो राइट आंसर किए हैं, एक बार बता दीजिए। और आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, प्रैक्टिस में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करेंगे। चलिए, कांट स्पिरिट क्या है बाबू, इसे लकड़ी स्पिरिट कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, लकड़ी स्पिरिट कहा जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन, है ना, बॉन्ड पाया जाता है। ये भी आपको क्लियर कर लेना है। यानी कांट स्पिरिट या लकड़ी स्पिरिट हम लोग मेथेनॉल को कहते हैं। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो यहां पे याद रखना है कि यहां पे मेथेनॉल का अगर बात किया जाए तो CH3, है ना, CH3 और OH को क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। और इसका अगर साधारण नाम लिखा जाए तो मेथिल एल्कोहल, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो यहां पे इसे ही हम लोग कांट स्पिरिट या लकड़ी स्पिरिट भी हम लोग कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3OH हमारा होगा इसका राइट आंसर। बाकी आप सभी बच्चों को पता है ये क्या है, हमारा क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी सुंघा देने पे बेहोशी के रूप में हम लोग निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। बाकी ये एथिल एल्कोहल है, क्या है प्यारे बच्चों, ये एथिल एल्कोहल है, जिसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, मदिरा के रूप में किया जाता है। यानी दारू, यानी पीने योग्य होता है ये एथिल एल्कोहल, मदिरा के रूप में एथिल एल्कोहल का प्रयोग होता है। बाकी ये हमारा क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल का रंग कैसा होता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो गुलाबी और छेप देता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, इतना डिस्कस काफी है कि और करें। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि लोहे के धातु में, है ना, कोई लोहे का बाबू मान लीजिए कि धातु है, उसमें प्रयुक्त वात्या भट्टी का अधिकतम टेम्परेचर कितना हो सकता है ना। लोहे के धातु का, लोहे का निष्कर्षण, है ना प्यारे बच्चों। यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा लोहे का मुख्य अयस्क क्या है,
तो हेमेटाइट है, लोहे का मुख्य अयस्क। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि वात्या भट्ठी में जब इसको गर्म किया जाता है तो अधिकतम टेम्परेचर कितना हो सकता है, तो इसका अधिकतम टेम्परेचर की बात करें तो 1300 यहां पे क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इसका अधिकतम टेम्परेचर हो जाएगा। तो जितने भी सारे बच्चे हैं 1300 डिग्री सेल्सियस वाले ये क्या करेंगे, राइट आंसर कर लेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस ऐसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए कितना ये क्वेश्चन है कि बिना किसी लत और यहां आप देखिए क्या परिष्करण के निम्न में से कौन सा दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए कि बिना किसी लत और यहां पे क्या परिष्करण के, अब लत नहीं लगना चाहिए और आपको दर्द से आराम भी दिलाए, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि आप देखते होंगे कि जितने भी मजदूर होंगे जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो दिन भर रिक्शा चलाते हैं, कटाई करते, कोई भी चीज हो गया जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है, तो क्या करते हैं कि मेहनत करके जाके थोड़ा सा पौआ मार लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दारू थोड़ा सा पी लेते हैं, पाउच जाके पी लेते हैं, है ना। ये इसीलिए पीते हैं ताकि उनकी जो थकान होगी क्या होगा, उससे अच्छा नींद आएगा और जो थकान होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं वो दारू पी लेते हैं ताकि इतना मेहनत करने के बाद से शरीर ही है, कोई लोहा थोड़ी है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत मेहनत होता है, तो वो लोग पी के क्या करते हैं आराम के लिए सो जाते हैं। लेकिन कारण ये है कि उसको लेने से क्या हो जाएगा, आदत पड़ जाएगा, उसका लत लग जाएगा। तो बाबू अब डेली डेली दारू चाहिए, है ना, उसका क्या होगा, लत लग जाएगा। तो बाबू बिना लत का दवा कौन सा है, तो अगर आप मोर्फिन लेते हैं, मोर्फिन का नशा हीरोइन है। अब प्यारे बच्चों हीरोइन क्या होता है, एक नशा होता है। अब इससे दर्द तो कम होगा लेकिन क्या होगा, इसका लत लग जाएगा। तो लत लग जाएगा तो बहुत डेंजर चीज है ना। तो ये प्यारे बच्चों क्या होगा, मोर्फिन का नशा जो हीरोइन होगा, ये तो गलत आंसर हो जाएगा। डाई यहां देखिए जेपाम जो होता है वही होता है। टेट्रा हाइड्रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोकेटेनॉल, इसका भी प्यारे बच्चों क्या हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। और बिना लत के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एन यहाँ पे एसिटिल, है ना, एन यहां देखिए एन एसिटिल पैरा, यहां देखिए एमिनो फिनोल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है कि इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है। तो ये ऐसे नहीं निकलता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इथेन एएनई वाला है, देखिए यहां पे क्या है एएनई है, तो इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा प्यारे बच्चों, है ना। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इथेन में क्या होगा, कार्बन 2 होगा, यानी यहां पे क्या होगा C2H6 होगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया, है ना। इथेन में क्या होगा, C2H6 होगा। तो अगर हम इसका संरचना बनाए, संकरण, बाबू संकरण कई तरीके से बनाया जाता है लेकिन ये एक जादुई ट्रिक है। क्या हुआ है, एथीन है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, इथेन है ना। अब प्यारे बच्चों कार्बन आप क्या कीजिए कि यहाँ पे 2 कार्बन दे दीजिए। हाइड्रोजन कितना है, 5 गो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे 6 होगा ना, क्योंकि इसमें 6 होगा, C2H6 होता है। और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6। तो ये कार्बन, मतलब इस कार्बन के लिए ले, तो इस कार्बन के लिए हमारा संकरण क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एगो बॉन्ड एगो सिग्मा, एगो बॉन्ड एगो सिग्मा, एगो बॉन्ड एगो सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना 4। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं sp3, यानी s में एगो p में 3 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे अगर इथेन पूछा जाए, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा, तो हमारा sp3। क्लियर बच्चे, एक बार बताइए, क्लियर क्लियर। आस्क बोर्ड का चंदन कितना बार पीडीएफ लीजिएगा, वो जो चैप्टर वाइज 12 को पढ़ाए हैं, 11 को चैप्टर पैड ग्रुप में नहीं गया है, चाहे एप्लीकेशन में नहीं है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए। वही क्वेश्चन को बार बार पीडीएफ चाहिए, पढ़ना वढ़ना है नहीं आपको, है ना। लेके गांच के रखिएगा लेकिन पढ़िएगा मत। 300-400 पीडीएफ डाल चुके हैं लेकिन एक भी पूछा जाएगा तो पता नहीं होगा। देखिए एक्टेनाइडों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, एक होता है लेंथेनाइड और दूसरा होता है एक्टेनाइड। ठीक है, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, अगर ये पूछा जाएगा कि एक्टेनाइड है, क्या है, एक्टेनाइड है। अब एक्टेनाइड प्यारे बच्चों अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइड क्या करता है, लेंथेनाइड 3+3 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा से ज्यादा दे सकता है, लेकिन जो एक्टेनाइड होगा +6 ऑक्सीकरण अवस्था देगा। प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा तेजी से चलिए ताकि सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना हो सकता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर जो वेग होता है यानी जो दर होता है सबसे तेज, यानी कितना अधिकतम हो सकता है, ये क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना हो सकता है, तो 10⁻⁻12 यहां पे क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है। कितना, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग कितना होगा, थोड़ा सा तेजी से चलिए, यानी 10⁻12 सेकेंड होगा, जिसे आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कि शुद्ध जल का
पीएच वैल्यू पूछा गया है कि शुद्ध जल का, यानी H2O जो हमारा होगा ये क्या होगा, शुद्ध जल होगा। अब शुद्ध जल का अगर आपसे पूछा जाएगा पीएच वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि एकदम इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। तो 7 किन किन बच्चों का आया हुआ है, राइट आंसर कर लीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन सीधे संयोग नहीं करता है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और 2019 में आया भी हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन सीधे संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सभी बच्चे को पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त अवस्था में, है ना, मुक्त अवस्था में ये पाया जाता है। मुक्त अवस्था क्या होता है, जो किसी भी चीज से ना जल वाष्प, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना प्यारे बच्चों किसी भी ऑक्सीजन किसी से भी अब क्रिया ना करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था कहते हैं। जबकि संयुक्त अवस्था किसे कहते हैं, जो हर चीज से अभिक्रिया करे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, है ना, मीथेन, सब चीज से अभिक्रिया कर ले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था कहते हैं। और मुक्त अवस्था में हमारा प्लेटिनम पाया जाता है और एयू पाया जाता है। तो यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो प्लेटिनम मारे हैं, प्रैक्टिस से फटाफट से कीजिए। अगला क्वेश्चन कि पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है, ठीक है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो देखिए पारा के लिए सूत्र क्या होता है, Hg, है ना। Hg के जब 2 अणु को, Hg के जब 2 अणु को, यहाँ पे ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। जब पारा के 2 अणु को ओजोन के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होता है, Hg का हो गया, तो Hg हमारा 2 हो गया, यानी Hg2, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकला, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बन गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन निकला, यानी O2 बच गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 गो है, तो 1 ऑक्सीजन की अधिकता रहा, तो यहाँ पे O लग जाएगा, यानी Hg2O बना, है ना। क्या बना बच्चे, Hg2O बना। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं पे Hg2O, है ना, Hg2O बिल्कुल है हमारा, Hg2O बना, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर हो गया, Hg2O समझ में आ रहा है एकदम 100%। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का पेरोक्साइड कौन सा है, सल्फर का पेरोक्साइड कौन सा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सल्फर का पेरोक्साइड का सूत्र, अब तो सूत्र है तो इसको याद करना पड़ेगा कि सल्फर का पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है ना, ये सब तो याद करना पड़ेगा कि सल्फर का पेरोक्साइड, तो सल्फर का पेरोक्साइड क्या होता है, याद रखना है H2S2O8 को हम लोग सल्फर पेरोक्साइड कहते हैं। H2S2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, O8, है ना, O8 को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड सल्फर का, तो H2S2O8 को क्या कहेंगे, सल्फर का पेरोक्साइड, यानी बी ऑप्शन किन किन बच्चों का आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ सके, क्योंकि एग्जाम के लिए यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब एग्जाम वाला क्वेश्चन है, भले आसान लगे तो क्या है, क्या सॉलिड स्टेट आपको एग्जाम मतलब आसान हो गया है तो क्या उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आएगा, है ना। तो वही क्वेश्चन है कि क्रिस्टल होते हैं, तो बाबू क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 4 4 4, बहुत बढ़िया। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, लेकिन क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने, मूल अगर लग जाए मूल, तो मूल होते हैं 7, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। अब बताना है कि कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो वो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिसको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, है ना, जिसको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, और जिसका जो पेयर बनेगा ना प्यारे बच्चों, तो लंबा बनेगा। ए के बाद बी आयन है तो ए के बाद बी आयन ही आएगा, है ना, यानी इसका जो पेयर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, लंबा बनेगा। क्या बनेगा बाबू, लंबा बनेगा। यानी ए के बाद से अगर बी है तो बाबू ध्यान में रखना है कि अगर ए के बाद से बी है तो फिर ए के बाद से बी, यानी इसका जो पेयर बनता है ना इस प्रकार से बनते चला जाता है, इसका जो पेयर बनता है लंबा बनते चला जाता है, ठीक है। तो ये किसका होता है, तो प्यारे बच्चों याद रख लेना है। और ये जो होता है ना अक्रिस्टलीय, ये विषमदैशिक होता है, समदैशिक नहीं होता है, विषमदैशिक, है ना, विषमदैशिक होता है, यानी विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न गुण क्या करता है, क्रिस्टलीय ठोस दर्शाता है। यानी इसमें से कौन सा होगा, तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, क्योंकि ये अक्रिस्टल का है, क्योंकि अक्रिस्टलीय होता है समदैशिक, यानी विभिन्न दिशाओं में समान गुण क्या होता है, अक्रिस्टलीय का होता है। तो ये हमारा अक्रिस्टलीय का हो गया, सिंपल सा बात है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से मिलकर जो निर्देशांक बनता है वो क्या बनता है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से मिलकर जो निर्देशांक बनता है, तो प्यारे बच्चों ये समान बनता है, समान। किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से मिलकर जो निर्देशांक बनेगा एक समान बनेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
कितने होंगे किसके? तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल्स और एटम्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपने ये क्वेश्चन शायद नहीं किया होगा। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पूछा जा रहा है। कितने सारे बच्चे हैं जो राइट आंसर कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। राहुल, चले कितने सारे बच्चे हैं? 2 आंसर आ रहा है, 5 आंसर आ रहा है, किसी का सही नहीं आ रहा है। बाबू इसको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए कि CO का हमारा ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो CO को मान लेंगे बाबू X, ठीक है, प्लस है तो प्लस। H2 यहाँ पे O क्या होता है, उदासीन लिगेंड होता है 0, और इसमें गुणा क्या कर रहा है 6, और बराबर के उधर क्या है +2 है, तो +2 दे देते हैं। यानी X ये क्या हो जाएगा, 0 में गुणा होगा 6 से, तो बाबू क्या हो जाएगा 0, बराबर के उधर क्या हो जाएगा +2, यानी X इक्वल टू क्या हुआ +2 हुआ। यानी कार्बन के CO के साथ क्या होगा +2 ऑक्सीकरण अवस्था होगा। बाबू क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए कि इस CO के साथ क्या हुआ +2 ऑक्सीकरण अवस्था हुआ। सुनिएगा अब यहां पे CO का क्या दिया है, तो प्यारे बच्चों परमाणु संख्या दिया है कि इसका होता है 27, ठीक है। अब 27 में क्या हुआ, 2 गो प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या इसका निकल गया, तो 27 में से 2 गो निकालिए, तो 27 में से 2 को निकालिएगा तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 2 को आप इलेक्ट्रॉन दान दे दिए है ना। तो जब प्यारे बच्चों 25 हुआ तो इसका आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो आप लिखेंगे आर्गन का होता है 18, उसके बाद से क्या लिखेंगे 18 गो और 9 गो, कौ गो होता है प्यारे बच्चों 18 गो और 7 गो। गिनिए कितना होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 18 गो 7 गो होगा कितना 25, गिन लीजिए 18 19 20 21 22 23 24 25, 7 हुआ तो 3D7 हो गया। अब प्यारे बच्चों जब 3D7 हुआ तो हम लोग डी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या करेंगे बनाएंगे, और यहाँ पे 5 गो कोष्ट देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ आप देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो अयुग्मित कितना हुआ, तो आप बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, तो 3 क्या हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने सारे बच्चों का आया हुआ है 2 ऑक्सीडेशन नंबर 3 अनपेयर, बहुत बढ़िया। अनपेयर कितना निकला बाबू, ऐसे निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यहां पे कितने सारे बच्चे हैं जो 3 आंसर किए हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत ऐसे समझने में, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आप बताइए, कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला कि एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। बाबू ये एचसीपी संरचना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना। एचसीपी में अगर आपसे पूछा जाए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कि पैकिंग प्रभाज कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो प्यारे बच्चों आप क्या बताएंगे कि ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 0.74 हो जाएगा। 100 से भाग देते हैं ना, यानी प्यारे बच्चों एचसीपी की भरा हुआ स्थान कितना होता है 74%, उसमें 100 से भाग दीजिएगा ना, तो हमारा क्या 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बीसीसी का हो जाएगा, किसका, बीसीसी का, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ये किसका होता है एससीसी का, यानी सिंपल क्यूबिक का क्या हो जाएगा 0.54 है ना। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कि विलियम का उपयोग है ना, वेलियम का उपयोग कहां पे करते हैं, ये भी एक दवा है। क्या है वेलियम, क्या है एक दवा है ना। अब ये जो वेलियम है, अब इसका उपयोग आप लोग कहां पे करेंगे, वेलियम का उपयोग कहां पे करा जाता है, तो वेलियम एक दवा है जिसका प्रयोग हम लोग उपमासक के रूप में करते हैं ना। उपमासक के रूप में वेलियम का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों उपमासक है, उपमासक में हम लोग क्या करते हैं, वेलियम एक दवा है जिसका प्रयोग हम लोग उपमासक के रूप में करते हैं, जिसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है, यानी चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड किस किस में होगा। पहला होता है हमारा HCP में, और प्यारे बच्चों CCP में होता है ना। ये सभी बच्चे को पता है ना, HCP CCP में, HCP CCP HCP CCP में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायर्ड उपस्थित होते हैं। तो ये इतना समझाने वाला नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि क्रिस्टल तंत्र AB में है ना, निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में प्यारे बच्चों ABC है, तो ये बराबर नहीं है B के, B बराबर नहीं है C के, लेकिन अल्फा बराबर है बीटा और बीटा बराबर है गामा और वो बराबर है 90 डिग्री के। तो ये अगर ऐसा सिचुएशन दिखे तो ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए सिचुएशन होता है। किसके लिए होता है, ना ये प्यारे बच्चों त्रिन छता के लिए होता है, ना ये घनाकार के लिए होता है। अगर प्यारे बच्चों अल्फा बराबर हो बीटा और बीटा बराबर हो गामा और ये 90 डिग्री, ये पैमाना किसके लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए होता है। ये पैमाना किसके लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया, वाह। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते चलिए। अब देखिए अल्कोहल का क्रियाशील मूलक, पढ़ाना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को, इतना बार हो चुका है, लेकिन प्यारे बच्चों इसको पढ़ाना इसलिए है कि जरूरी है कि ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल प्यारे बच्चों हमारा होता है एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। ए बाबू प्रोपिल अल्कोहल का बाबू सूत्र कोई लिख के बताओ हमको,
एथिल एल्कोहल नहीं, मेथिल एल्कोहल नहीं, प्रोपिल एल्कोहल का सूत्र बताओ तो बच्चा कोई हमसे देखे कि आता है कि नहीं। हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि प्रोपिल एल्कोहल का सूत्र बताओ क्या होगा। C3H7OH किसका है? काजल शर्मा, वाह। चलिए आस्क बोर्ड का किशन, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, सभी बच्चों का आने लगा, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वाह। प्रकाश गुप्ता बहुत बढ़िया, प्रिया, लल्लू बहुत बढ़िया, सेक्सना, वाह वाह, सभी बच्चे, अमू बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आस्क बोर्ड की फेवरेट, बहुत बढ़िया, बबीता, रोशन, वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबू एल्कोहल का क्रियाशील मूलक अगर आपसे पूछा जाए तो बाबू क्या किया जाता है कि एल्कोहल को, जब यहाँ पे याद रखना है कि एल्केन में से क्या किया जाता है कि एगो हाइड्रोजन को हटा के एगो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप यानी OH वाला जो ग्रुप होता है इसे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये ROH बन जाता है, यानी ये एल्कोहल हमारा बन जाता है। और एल्कोहल क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये हमारा कीटोन हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये सारे बच्चे आप लोग याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, सॉरी। अगला, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पे। आप सभी बच्चों को हमने बताया है बहुत अच्छी तरीके से, ये प्रैक्टिस है तो तेजी से करना जरूरी है कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है? क्या अणुभार पे करता है? आप बोलेंगे नहीं। परमाणु भार पे करता है? तुल्यांकी भार पे नहीं। प्यारे बच्चों ये करता है तो सक्रिय द्रव्यमान पे, एक्टिवेशन मास पे करेगा, है ना, एक्टिवेशन मास पे करता है ना। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एल्कोहल के समूह में उपस्थित रहता है। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? प्राथमिक एल्कोहल को हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है कि जब ये OH है ना जिस कार्बन से जुड़ा हो, अन्य ये क्या हो, एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी ये क्या होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। और प्राइमरी एल्कोहल में क्या उपस्थित रहता है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, ये कार्बन है तो हमने कार्बन दे दिया, इधर ये बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? इधर R है, ठीक है। और उसके बाद से हाइड्रोजन कितना है? 2 गो है, एगो ऊपर हाइड्रोजन, एगो नीचे हाइड्रोजन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? OH है। अब क्या ये देखिए, अब यहाँ पे आप ये बताइए, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या OH जिस कार्बन के से जुड़ा है ये अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा? प्राथमिक होगा, यानी 1 डिग्री होगा। हो गया ना? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बाबू ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं, अगर हम इसको चूज करना चाहे तो इसको, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन को लेंगे, कार्बन है, ठीक है। उसके बाद से क्या है? एगो हाइड्रोजन है और इसके साथ तो OH जुड़ा रहेगा, यहाँ पे OH है, लेकिन ये 2 गो बॉन्ड दे रहा है, एगो इधर एगो इधर, यानी क्या है? यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है। तो यहाँ पे आप बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे आप बताइए कि मतलब OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अन्य ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है जी? ये हटा दीजिए, गलती से हो गया है ना, यहाँ पे H दे दीजिए, है ना। यहाँ पे बताइए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कार्बन है और साथ में इसके साथ OH जुड़ा है ना, लेकिन ये प्यारे बच्चों और ये कितना? 3 गो बॉन्ड इधर इधर है, यानी क्या? यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं? तो हम लोग इसमें ये देख पा रहे हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है कि प्राथमिक एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल में हमारा सिंपल से, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर दिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है। विस्फोटक पदार्थ के लिए प्यारे बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है, और विस्फोटक पदार्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं, ना कि प्यारे बच्चों मेथिल एल्कोहल का करते हैं, ना ऑक्जेलिक एसिड का करते हैं, ना प्यारे बच्चों किसी चीज का। हम लोग किसका करते हैं? ग्लिसरॉल का, ठीक है। आगे बढ़िए बाबू, अगला क्वेश्चन है कि एल्केनॉल समजात श्रेणी में प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र। इसमें बहुत सारे बच्चे जो होंगे कंफ्यूज कर जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करके दाएं पाएं गिर जाएंगे, फिर उनको जरूरत पड़ेगी सर जी की टॉनिक की, यानी सर जी का कॉन्सेप्ट का, जो क्या करेंगे बच्चे फट से उसको पी के यानी सीख के एग्जाम में अच्छा कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एल्केनॉल समान श्रेणी के प्रदर्शित करने वाला एल्केनॉल। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए एल्केनॉल, है ना, तो आप क्या करेंगे? एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो आप बोलेंगे CN गुरुजी H2N, है ना, अब प्लस यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटाएंगे, एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारा ये क्या होगा? CN हो जाएगा, और यहाँ पे H2N, और यहाँ पे क्या होगा? +1, और यहाँ पे क्या होगा? OH हो जाएगा। रुकिए 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 रुकिए, अभी नहीं ऐसा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है,
अभी रुकिए, जब ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि हम इसको क्या CnH2n, और प्यारे बच्चों यहां पे याद रखना है कि एक हाइड्रोजन ये और यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा H2n+2 और यहां पे सिर्फ O बचा, तो ये तो हो सकता है ना, ऊ ना होई तो बाबू हई होई नु, हई देखबा आंसर बा, कहीं देखो तो बा हो, CnH2n प्लस यहाँ पे 2 और O कहीं है जी, बताइए कहीं है, तो जी गुरुजी है। देखिए ऊ ना तो हई है नु, एगो ना तो दूसर है नु सर जी। अगर ऐसा नहीं है तो बाबू यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया, एगो यहाँ पे लिख देंगे, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके चला, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि पोटेशियम का क्रिस्टलन हो, चाहे NaCl की क्रिस्टल की संरचना, NaCl चाहे पोटेशियम की बात करें तो ये किस में होता है, तो प्यारे बच्चों फलक केंद्रीय क्यूबिक सेल में होता है, FCC में होता है। ठीक है, फलक केंद्रीय क्यूबिक सेल में होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम का क्रिस्टलन हो अथवा NaCl का क्रिस्टल, ये फलक केंद्रीय घनीय जालक क्या होता है, तो हम आपको समझाने के लिए बता दें, सबसे पहले हम लोग को घन बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, घन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको ये कोना मिला दीजिए, कोना सही से नहीं ना मिलेगा, ये थोड़ा सा एसी में बना रहे ना, नोट 3 में नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पे एगो परमाणु, यहाँ पे 8 गो कोना पे तो परमाणु रहता है, परमाणु जो होगा बच्चे 8 गो कोना पे तो रहेगा, लेकिन FCC में क्या रहता है कि जो परमाणु रहता है ना, कि इसके बीच में यानी हर फलक पे, अगर ये आपका क्या है रूम है, तो रूम क्या है, एगो क्यूब है ना, जिसमें क्या होगा 6 गो फलक होगा, है ना, 8 गो कोना होता है, 4 गो ऊपर कोना, 4 गो नीचे कोना, 8 गो कोना। चलिए अपने रूम में है तो देखिए 4 गो ऊपर कोना है और 4 गो नीचे कोना, और चारों कोना पे हमने क्या किया, एक एक परमाणु दे दिया। अब आपको क्या करना है, FCC में फेस सेंटर यानी हयो दीवार पे यहाँ पे क्या रहेगा, परमाणु रहेगा, ये भी दीवार पे परमाणु रहेगा, इस दीवार पे भी परमाणु, इस दीवार पे, और ऊपर भी परमाणु और नीचे भी परमाणु। यानी क्या होगा, ये ऊपर वाला छत है और ये दाएं वाला है, बाएं वाला है, ये नीचे वाला है, और प्यारे बच्चों आगे वाला पीछे वाला, यानी क्या होगा, हर जगह पे क्या होगा, परमाणु उपस्थित रहेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, FCC कहेंगे, और ये किसमें होता है, फलक केंद्रीय घनीय जालक में ही उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अगला 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 क्वेश्चन है, आ जाइए कि निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज द फॉलोइंग मेटल्स हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8, है ना, कौन सा ऐसा धातु है प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा मेटल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8, यानी किसका समन्वय संख्या, पोटासियम का, के का मार दीजिएगा, के का हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बोलिएगा अरे गुरुदेव बायोलॉजी में आ गए, नहीं ये केमिस्ट्री है ना, ये क्या है गुरुदेव, केमिस्ट्री है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ, प्यारे बच्चों कोशिका, सेल्स, है ना, द पावर हाउस ऑफ सेल्स, ऐसे ही ना इंग्लिश बनेगा, वैसे भी आपके गुरुजी का इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे उपस्थित होता है, एक बार बता दीजिए, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो प्यारे बच्चों ये आपको पता है ना कि कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, जो शुक्राणु को संचालित करने के लिए ऊर्जा को प्रदान देता है। जो सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखी है, तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि इथोक्सी इथेन का सही संरचना क्या होगा। इथोक्सी इथेन यानी ईथर का पूछा गया है, यानी आपसे ये नहीं पूछा गया है, इथोक्सी इथेन हो गया ना, ईथर का जो IUPAC नामकरण होता है उसका हो गया, यानी एथ के लिए 2 कार्बन तो C2H5, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा O, और यहां पे क्या होगा C2H5, है ना। इससे क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। इसका साधारण नाम अगर आपसे पूछा जाए कि इसका साधारण आप गुरुजी आप बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर, है ना, साधारण नाम। लेकिन अगर IUPAC नाम पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इथोक्सी इथेन, यानी C2H5OH हमारा क्या है, C2H5, है ना, C2H5O, और हमारा क्या हो जाएगा C2H5, ये इसका IUPAC नेम होता है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि ईथर जो होता है, जो ROR होता है, यानी जो ईथर होता है ROR होता है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यानी जो ईथर होता है, ईथर कभी भी क्षारीय प्रकृति का होता है, नमकीन होता है। ईथर कैसा होगा बाबू, याद रखिएगा, ये तो उदासीन नहीं होगा, अम्लीय नहीं होगा प्यारे बच्चों, हमारा क्या होगा, जो क्षारीय प्रकृति का होगा, जो हमारा क्या होगा, ईथर होगा। ये प्रैक्टिस है, फटाफट करिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो बाबू बहुत सारे बच्चे मारेंगे SiO2, क्या ग्लास धातु है,
ग्लास SiO2 जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा। बहुत मार मारे मगर मार दे हलल होता। ठीक है, यहां आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा, तो बहुत सारे बच्चे SiO2 बाबू, सल्फर SO2 गैस ना बाबू कौन करेगा CrO2 है ना। क्रोमियम का जो ऑक्साइड होगा, क्रोमियम का ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस में भी नया क्वेश्चन है कि कौन धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा, तो क्रोमियम का ऑक्साइड। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा CrO2 है ना, याद रखना। अगला कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन कितने होते हैं। डीएनए संरचना कल बायोलॉजी का लिए है महामैराथन, तो प्यारे बच्चों एडेनिन और थाइमिन के बीच बाबू डबल हाइड्रोजन बंधन रहता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच क्या रहता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो बाबू डीएनए जो है, डीएनए की संरचना में एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या कितना, तो बाबू पूछ दिया जाएगा तो बता दीजिएगा 2। पूरा डिटेल में बता चुके हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल है। अब बताइए कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल क्या है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल एक होता है हाइड्रोफोबिक कोलाइड सोल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है सल्फर वाला है ना। लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल किसका उदाहरण है, बेरियम सल्फेट सोल का नहीं, आर्सेनिक का नहीं, सिल्वर का नहीं, ये स्टार्च विलियन का होता है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल किसका होता है, स्टार्च विलियन का होता है, हाइड्रोफोबिक सल्फर का होता है। लेकिन हाइड्रोफिलिक अगर पूछा जाए स्टार्च का होगा। स्टार्च आप लोग राइट आंसर करिएगा, फटाफट करिए, चला लेट नहीं करना है। चलिए थर्माइट विधि से अपचयन किया जाता है। बाबू निकेल का अपचयन किसके द्वारा होता है, निकेल का अलग होगा है ना, सिल्वर का अलग होगा। सिल्वर का साइनाइड विधि से किया जाता है, सिल्वर का साइनाइड विधि से किया जाता है। कॉपर का प्यारे बच्चों किस विधि से किया जाता है, कॉपर क्या है, सल्फाइड के CuFeS2 कॉपर का, तो CuFeS2 का किसके द्वारा हो जाएगा, सल्फाइड का समारण फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है, लेकिन सोडियम का किसके द्वारा होगा, जो सोडियम होता है हमारा Na होता है, Na जो होता है सोडियम। अब सोडियम का किसके द्वारा होता है, तो लिख लीजिएगा थर्माइट जो होता है ना, थर्माइट विधि से जो होता है हमारा सोडियम का होता है, Na का होता है। Na का अब यहां पे क्या करेंगे, अपचायक होता है, किस विधि के द्वारा इसका अपचायक किया जाता है, तो सिल्वर का साइनाइड हो गया, तो सोडियम का क्या हो गया हमारा, थर्माइट हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगी संकर। यहां आप देखिए इसमें आपको बताना है कि संकर जो है PTNH3 6 और Cl4 में आयनों की संख्या कितनी है, ऐसे आपको दे देगा कि इसमें आप आयन निकालिए कि इसमें कितना आयन बनेगा। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जटिल आयन है। जटिल आयन क्या करता है, अपने अस्तित्व को बना के रखता है, तो आप इसका आयन निकालने की कोशिश कीजिए। आप बताइए इसका कितना आयन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस PT है ना, यहां पे याद रखना है कि PT क्या है, यहां पे क्या दिया हुआ है NH, यहां पे 3 6 है ना, और उसके बाद क्या दिया हुआ है Cl4 दिया। अब इसको क्या करेंगे, H2O यानी जल में घोलेंगे। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जब झोल जल में घोलेंगे ना तो 4Cl क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लेकिन हमने बताया है कि ये क्या होता है, जटिल आयन होता है, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। पुष्पा कभी झुकता नहीं है, उसी प्रकार ये जटिल आयन होता है ना, अपने अस्तित्व को बना के रखता है। जबान हो तो जबान हो बाबू, उसको सरकने नहीं देगा। यानी क्या करेगा, ये सेम टू सेम क्या करेगा, अपने अस्तित्व को बना के रखेगा। यानी हमारा क्या होगा PT, यहां पे क्या हो जाएगा NH3, यहां पे 6 और यहां पे क्या हो जाएगा +4 आयन देगा। तो यहां पे 4 गो आयन, यहां पे कितना आयन बाबू, Cl के पास 4 गो आयन और प्लस यहां पे कुछ भी नहीं है यानी 1 गो आयन। तो मिला के कितना आयन हो गया, 5 आयन हो गया। तो 5 आयन किन किन बच्चों का आया हुआ है, एक बार आप लोग आंसर देने की प्रयास कीजिएगा। चले कितना आयन कितना आयन कितना आयन बाबू, जैसे महामैराथन हुआ था ना बायो का, उसी तरह सब्जेक्टिव का भी होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका। काहे लगा घबराते हैं बाबू, जब तक पुष्पा है कभी झुकेगा नहीं का जी। बहुत बढ़िया, 5 आयन देगा। समझ में आ रहा है ना कैसे 5 आयन देगा, ऐसे रटने वाला ये सब क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप चाहिएगा कि रट के हम इसको याद कर ले तो रटिएगा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, Cl3 दे देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा है ना। तो ये सब रटने वाला चीज नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में भी भेद किया जाता है। एथिल एल्कोहल का मतलब क्या है, C2H5 और OH है ना, और मेथिल एल्कोहल का मतलब क्या है, CH3OH। अब इसके बीच विभेद किसके द्वारा होगा, तो क्लोरोफॉर्म प्रशिक्षण नहीं, आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण के द्वारा होता है। आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण में क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि C2H5 है ना, एथिल एल्कोहल को लिया जाता है और उसके साथ से 6 गो आयोडोफॉर्म लिया जाता है ना, 6 गो आयोडीन। ठीक है, क्लियर
क्लियर, 6 गो I2 लिया जाता है और किसके साथ, तो NaOH के साथ कराया जाता है। क्या, NaOH के साथ इसको कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, CHI, है ना, CHI बनता है, CHI3, यानी ये हमारा क्या बनता है, आयोडोफॉर्म बनता है। तो ये आयोडोफॉर्म मतलब एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में किसके द्वारा विभेद किया जाता है, तो बाबू आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आप रिएक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि FeCO5 की सही संरचना क्या है। अब आप इसको सर्च भी करेंगे ना तो कुछ अलग तरीके के आपको एग्जांपल दिए जाएंगे। पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाएगा Fe का, तो 0 आएगा। फिर प्यार बच्चों Fe का परमाणु क्रमांक निकाला जाएगा, तो फिर Fe का जब निकालेंगे तो 4s2 और यहाँ पे 3D कितना आएगा, अब इसको देखना पड़ेगा, है ना प्यार बच्चों। 3D मान लीजिए 7 आ गया, उसके बाद से भरना आप स्टार्ट करेंगे, फिर कुदाएंगे इधर से उधर इलेक्ट्रॉन को, फिर इसका संरचना निकालेंगे। उससे अच्छा है प्यारे बच्चों Fe के साथ को 5 को जुड़ा है। हमारा ये ट्रिक है कि Fe के साथ को जुड़ा हुआ है, 5 को जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 5 को जोड़ दीजिए, 5 को जोड़ दीजिए। ये यहाँ पे 4 को हुआ है, गो ना हो जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 को मान लीजिए, सही से आप लोग जोड़ दीजिएगा। देखिए सही से ही जोड़ दीजिए। CO के साथ कहोगे 5 गो है ना, 5 गो कहोगो है CO के साथ, है ना, CO के साथ कहोगो जुड़ा हुआ है 5 गो। ये हमारा 5 गो CO जुड़ा हुआ है। एगो बॉन्ड क्या देता है, एगो सिग्मा, यानी 5 सिग्मा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, DsP, यहाँ पे क्या लिखते हैं 3। और जो DsP3 की संरचना होती है ना बाबू, जो हम आपको जो बताए हैं ना कि आप Fe का यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, यानी Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कैसे Fe को मानेंगे, एक CO जो होता है उदासीन लिगेंड होता है, इसमें गुणा कर रहा है 5 बराबर को उधर 0, यानी x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका 0 निकलेगा। तो फिर बोलेंगे कि जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है तो Fe का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, Fe का जो आपका निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इसमें कितना लेंदी होता है, Fe का होता है प्यारे बच्चों 26। अब 26 का आप निकालिए, अब 26 का निकालेंगे, 26 का निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को S2 से D ऑर्बिटल में कुदाएंगे, कुदाते रहेंगे। वैसे बहुत आपका दिमाग का खर्चा पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट इस विधि से निकालेंगे। 5 गो सिग्मा के लिए DsP3, और ये जो होता है DsP3 त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होता है। क्या होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होता है। ये याद करना पड़ता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, याद करिए तब आपके लिए सही होगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन, बाबू हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है और रक्त में लोहा भी पाया जाता है ना, रक्त में Fe पाया जाता है। हीमोग्लोबिन संकुलन लवण है किसका, Fe का। Fe का परमाणु क्रमांक 26। बाबू कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो जल्दी जल्दी फटाफट से। Cu का क्या होता है, तो बाबू Cu का हो जाता है 29। ठीक है, याद रखना है, लेकिन Fe हमारा राइट आंसर। अगला ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन का आयनन विभव किसके आयनन विभव के बराबर होता है, यानी प्यार बच्चों ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होगा, है ना, सेम टू सेम बराबर होना चाहिए किसका, तो बाबू आप बता दीजिए किसका इसमें से होगा। तो जो ऑक्सीजन का, ऐसे याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन का आयनन विभव होता है ना, जो ऑक्सीजन का आयनन विभव होता है O2 का, वो जेनोन के ऑक्सीजन विभव से क्या होता है, तो प्यार बच्चों इक्वल में होता है जेनोन का। और सबसे ज्यादा यौगिक किससे बनाए गए हैं, सबसे ज्यादा यौगिक बनाए गए हैं जेनोन से, है ना। जेनोन क्या होता है सबसे ज्यादा। रेडियो एक्टिव के लिए कौन होता है, आर्गन होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी आर्गन बता रहे हैं कि हमारा रेडोन होता है, रेडोन, है ना। अगर बात किया जाए आर्गन, विद्युत बल्ब में आर्गन भरा जाता है। हीलियम का प्रयोग गोताखोर उपयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम क्या होता है, अज्वलनशील हल्की गैस होती है। ये सभी बच्चे पता है, नोबेल गैस है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एथिल डाइएमीन क्या है, एथिल डाइएमीन, है ना। एथिल डाइएमीन क्या है, एथिल यानी 2 गो कार्बन और 2 गो एमीन, है ना। एथिल डाइएमीन 2 गो कार्बन 2 गो एमीन, तो ये क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट हो जाएगा। पर इसका संरचना बनाइए, अब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन का संरचना बनाएंगे तो भर तो हो गया। एथिल डाइएमीन यानी 2 गो कार्बन होना चाहिए और 2 गो एमीन होना चाहिए, यानी एथिल डाइएमीन क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड का एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर रखिएगा, ये सब अपने से करके सॉल्व कीजिएगा। अब लैक्टिक अम्ल में हमने आपको बताया, एगो ग्लूकोज बताया, फिर हमने आपको कुछ दिन पहले पूरा फंक्शन के साथ बताया था कि लैक्टिक अम्ल में कराइकल कार्बन कितने होते हैं, निकाल के हमने बताया था कि पहले हमने बताया था कि ग्लूकोज में कराइकल कार्बन की संख्या कितनी होती है, और दूसरा होता है लैक्टिक अम्ल में। तो लैक्टिक अम्ल में हमने आपको क्या निकाला था, 5 निकाला था, याद करिए, जाके देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक, प्रकृति में यानी जो हमारा नेचर है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे प्रकृति में कार्बनिक यौगिक सबसे ज्यादा क्या है, तो बहुत सारे बच्चे ग्लूकोज मार देते हैं ना, ग्लूकोज बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ग्लूकोज एक मीठा शर्करा है ना, लेकिन उतना भी नहीं है। सबसे मीठा शर्करा होता है फ्रैक्टोज, है ना,
फ्रक्टोज सबसे ज्यादा होता है। चीनी से भी मीठा शर्करा, फलों की शर्करा, है ना, सबसे स्वादिष्ट शर्करा फ्रक्टोज होता है। लेकिन अगर बात किया जाए सुक्रोज, सुक्रोज भी होता है लेकिन ग्लूकोज से ज्यादा मीठा शर्करा होता है। फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा होता है। तो बाबू शर्करा हमसे नहीं पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक किसमें होगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। सेल्यूलोज बायोडिग्रेडेबल बहुलक आता है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक सेल्यूलोज का होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि फिनोल कैसा यौगिक है? तो फिनोल बाबू हमने आपको क्या बताया? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो लंबी खुली श्रृंखला का निर्माण करे। जैसे प्यारे बच्चों CH2 है ना, CH3 है ना, 3 2 5, फिर CH2 और यहाँ पे OH है ना, ये क्या लंबा श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, बंद श्रृंखला नहीं होगा, खुला श्रृंखला का निर्माण करेगा, खुला। बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। लेकिन प्यारे बच्चों एरोमेटिक क्या होता है? जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे। ये देखिए ये क्या है हमारा? फिनोल हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या है? बंद श्रृंखला है। तो हमसे फिनोल पूछा है यानी OH लगा दीजिए, क्या कभी भी बंद श्रृंखला का ये निर्माण करता है। और फिनोल क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे। तो बंद श्रृंखला कौन कर रहा है? एरोमेटिक। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। अब ये बताइए कि जिसका क्या होगा? वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होगा, ये किसका उदाहरण मतलब किसका डेफिनेशन है? तो ये प्यारे बच्चों बहुत बच्चे बोलेंगे समस्थानिक ना, समस्थानिक नहीं होगा, संभारिक भी नहीं होगा, समावयवी होगा। और ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 44 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। आपस में झगड़ा कर रहा है, बोल साला बोल साला। रे बाबू क्या गलत गलत काहे कर रहे हैं आप लोग? आपस में झगड़ा कैले से कोनो जरूरी भाई को कहता रे साला बोल? बताइए, कुछ मर्यादा रखिए बाबू। आपस में आप लोग आपसे में आप लोग झगड़ा कर रहे हैं तो क्या जरूरी है जी आपसे में साला साली करने का? वही मेरे को तो बोल साला बोल। कुछ ना हो बाबू, बोलला से कुछ होला ना। ठीक बा, पढ़ाई कर लो, बोल बाल के अपन काम डिस्टर्ब कर बलो, अपन पढ़ाई डिस्टर्ब कर बलो। ये 41 का गलती बता रहा है। अबे ब्लॉक करेंगे बाबू, पहला बात ब्लॉक कर देंगे तो फिर एग्जाम नजदीक है, छोड़ेंगे नहीं। लैक्टिक अम्ल में कितना होता है? एगो कराइकल कार्बन निकाले थे उस दिन। ग्लूकोज में 4 होता है, पहले पढ़ो हमारे पास शुरू से। देखिए अगला क्वेश्चन कि ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकुलन आयन मोलर चालकता दर्शाता है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संकुलन सर्वाधिक मोलर चालकता तो सब दर्शाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मोलर चालकता कौन दर्शाएगा? तो जितना मोलर चालकता किस पे? तो विलयनों में आयनों की संख्या, जितना ज्यादा आयन रहेगा उतना तेजी से क्या होगा? चालकता उसका बढ़ेगा। बाबू ये है ना, ये बात है ना कि बिलियन में प्यारे बच्चों चालकता किस पे निर्भर करती है? तो उसके मोलों की संख्या, यानी जितना उसमें आयन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? उसकी चालकता बढ़ेगी। अब देखिए इसमें आयन कितना है, तो यहाँ पे Cl मतलब Cl यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3Cl माइनस और 3Cl प्लस, यानी प्यारे बच्चों इसमें 3 गो एगो 4 गो दर्शाएगा। ठीक है, इसमें को दर्शाएगा 4 गो, और इसमें को दर्शाएगा तो इसमें 2 गो एगो 3 गो दर्शाएगा, है ना। इसमें को दर्शाएगा तो इसमें क्या होगा? 1 1 2 गो दर्शाएगा ना, है ना। और इसमें क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? 2 गो। सबसे ज्यादा किसका होगा? तो हमारा हिसाब से ए वाला ऑप्शन इसका सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, क्लियर। सबसे ज्यादा जो आयन रहेगा ना इसमें, तो आयन सबसे ज्यादा जिसमें रहेगा उसी का होगा। अब देखिए विटामिन ई की कमी के कारण होने वाला रोग। बाबू विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एक बार बता दीजिए। तो विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होता है। कितना बार एग्जाम्पल में 2022 से किस में क्वेश्चन आया हो? 22 में आया हुआ है। चलिए मोहर लवण का सूत्र क्या है? तो मोहर लवण का बाबू ये देखिए, जैसे सूत्र पूछ देता है जल का सूत्र क्या होगा, NaCl नमक का सूत्र क्या होगा, उसी प्रकार मोहर लवण का भी सूत्र आपसे पूछ सकता है। तो मोहर लवण का सूत्र क्या होगा? तो बाबू क्या होता है? FeSO4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH42 और SO4 इंटू 7H2O, ये क्या होगा? हमारा मोहर लवण होगा। तो मोहर लवण का सूत्र ये होता है, और मोहर लवण को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगी। आप देखिए C2H5NH2 का IUPAC नेम क्या होगा? कौन कौन सारा बच्चा जो होगा इथाइल एमीन मारेगा, कौन कौन नहीं मारेगा? अभी आंसर हम नहीं बता रहे,
फट से मत बोलने लगा सर जी गलत बा। अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर पूछा जाएगा C2H5NH2 का IUPAC नेम, साधारण नाम नहीं, IUPAC नेम, तो प्यारे बच्चों हमने आपको क्या बताया कि प्रथम डिग्री का प्यारे बच्चों एमीन का IUPAC नेम हमने आपको सिखाया था। नहीं सीखे हैं जाके एमीन चैप्टर देख लीजिए, मरिएगा एमीन क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर एमीन, है ना, बाई आस्क बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा C2H5NH2 तो प्यारे बच्चों इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनामीन हो जाएगा। ठीक है, एथे दूगो कार्बन है तो एथे, तो एथेनामीन इसका नाम हो जाएगा IUPAC, तो इथेनामीन हम क्या करेंगे, इसका राइट आंसर कर देंगे। लेकिन अगर साधारण नाम पूछता तब होता इथाइलमीन, है ना, साधारण हमसे नहीं पूछा है, IUPAC प्रणाली में पूछा है। अगला क्वेश्चन कि यहाँ देखिए बॉन्ड COO, यहाँ देखिए बॉन्ड CONH2 को क्या कहा जाता है, तो बॉन्ड CNH2 को हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिडो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला एमिनो अम्ल में बॉन्ड COOH के साथ, है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अतिरिक्त क्या पाया जाता है ना, एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, यानी बॉन्ड COOH के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, तो एमिनो अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अतिरिक्त हमको अमोन यानी अमोनिया यानी NH2 भी चाहिए, है ना, एमीन भी चाहिए हमको। एमिनो अम्ल बनाना है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हमको एमीन का भी जरूरी होना है, यानी बॉन्ड NH2 हमारा राइट आंसर। अगला कि CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है। अब देखिए इसमें IUPAC कहीं जुड़ा हुआ है, आप यहां पे बताइए कि IUPAC इसमें नहीं ना पूछा गया, IUPAC आप बोलेंगे गुरुदेव नहीं, तो जब नहीं पूछा गया है तो इसका साधारण नाम लिखेंगे। दूगो कार्बन है तो इथाइल, एमीन जुड़ा है तो इथाइल एमीन, है ना, दूगो कार्बन है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन तो इथाइल, और यहाँ पे एमीन जुड़ा हुआ है तो इथाइल एमीन। तो इथाइल एमीन कहाँ है जी, इथाइल एमीन देखिए यहाँ पे है इथाइल एमीन। मेथ एक गो कार्बन रहता तब ना मेथ मारते, 3 गो कार्बन रहता तब ना प्रोप मारते, तो ये हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन। ये देखिए कि इनमें से सबसे ज्यादा अस्थाई कौन सा है। अस्थायित्व का क्रम हमने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पे अस्थायित्व का क्रम क्या होता है, घटता है, यानी जो सबसे ऊपर होगा नाइट्रोजन फास्फोरस, है ना, यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद से प्यारे बच्चों हमारा पहला नाइट्रोजन है यानी NH3 हो जाएगा, सबके साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, NH3 सबसे ज्यादा अस्थायी हो जाएगा। ये कितनी बार हमने करा रखा है कि अस्थायित्व का क्रम क्या होगा, ऑक्सीकरण क्षमता क्रम, अम्लीय प्रबलता का क्रम, है ना, ये सारी चीजें हमने, अवकारक क्षमता का क्रम सभी बता रखा है। तो पढ़िए ना बाबू, एकदम केमिस्ट्री को उड़ा देंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल दर्शाता है, तो फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल दर्शाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, छोटा आकार होता है, इसी कारण से। ठीक है, अगला आज ये क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव कितना दिया हुआ है, प्लस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.76 वोल्ट दिया है। अवकरण अगर आपसे पूछा जाए कि अवकरण विभव क्या होगा, अवकरण, है ना, अवकरण, है ना, अवकरण विभव अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ माइनस लगा के 0.76 वोल्ट मार दीजिए, प्यारे लाडलो, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए माइनस में कौन सा है, तो आप बोलेंगे गुरुदेव सी ऑप्शन राइट आंसर। ये एकदम 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 क्या बोलते हैं, आपके लिए लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन बना दिए, एकदम इजी। केमिस्ट्री आप जाके क्वेश्चन बैंक सोल्व कीजिए, लगेगा कि एकदम इजी क्वेश्चन हो गया है हमारे लिए, लगेगा आपको कि एकदम इजी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और नहीं भी पूछेगा केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक से ना, तो बाबू 40 से 50% तो रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, नहीं भी पूछेगा तो, है ना। ये देखिए कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, यानी कीटोन का क्या होता है, हमने क्या बताया, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा OR, ये हमारा क्या होता है, तो बाबू कीटोन होता है ना। ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे हम, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एक और चीज भी बोल सकते हैं, है ना, एस्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर कीटोन पूछा जाए तो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है R, ये हमारा क्या होता है कीटोन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी R ग्रुप है, तो यही ना हमारा राइट आंसर हुआ जी, ये ऑप्शन मारिए। क्यों इतना चिंता में है जी, चिंता मत करिए। ये देखिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो अगर किसी अभिकारक का दर या वेग समानुपाती हो अभिकारक की सांद्रता, इसको क्या बोला जाता है, सांद्रता बोला जाता है। अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, इसे हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्यारे बच्चों अर्ध जीवन जो काल होता है, सबसे पहले प्यारे बच्चों T½ का मान कितना होता है, 0.693 बटा में क्या होगा, के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K1 दिया है स्थिरांक, तो K1 कर देंगे, तो 0.693 बटा में K1 हमारा राइट आंसर। और इसका प्यारे बच्चों छोड़िए, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर का क्रियाशील मूलक है, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया है ना, एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना, ये एमिडो हो जाएगा, है ना, ये एल्डिहाइड, ये एमिडो, और एस्टर कौन हो जाएगा, एस्टर को हम लोग मोम भी बोलते हैं। एस्टर को क्या बोला जाता है बाबू, तो एस्टर को मोम भी कहा जाता है, एस्टर को
मोम भी कहा जाता है ना, मोम कहा जाता है एस्टर को। अगला कि निम्न में से किसमें Ca और Mg दोनों उपस्थित होता है? तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि मैग्नीशियम यानी डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है? Mg की मात्रा पाया जाता है। डोलामाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो डोलामाइट प्यारे बच्चों है ना Mg। डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। तो मारिए डी ऑप्शन, इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। कहाँ हैंग कर गया जी? ऑफ हो गया फोन। चलिए फोन ऑफ हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला कि पॉलीथीन एक बहुलक होता है। बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा पॉलीथीन एक बहुलक होता है, तो पॉलीथीन एक एथीन का बहुलक होता है। बाकी हम इसको तोड़ ताड़ के बताएंगे आपको। बाकी अभी इसको ऐसे याद रखिए कि पॉलीथीन एक किसका बहुलक होता है? एथीन का होता है। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़िए कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो अगर विटामिन की बात करें, विटामिन की खोज किसने किया बाबू? फिंक ने किया है ना, फंक ने किया है ना। अगला देख लीजिए कि सेल जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाए उसे क्या कहते हैं? है ना, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट किसमें बदल दिया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये किसमें होता है? गैल्वेनिक सेल में होता है। तो ये आप लोग याद रखना है। विद्युत रासायनिक सेल होता है, जैसे गैल्वेनिक सेल हमारा हो गया है ना, इसमें होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि आप देखिए फिटकिरी, जिसका सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है। अब फिटकिरी जो होता है यानी पोटासेलम, पोटासेलम कैसा होता है? किसका उदाहरण होता है? तो आप बोलेंगे कि पोटासेलम द्विक लवण का गुरुजी एक उदाहरण होता है। पोटासेलम द्विक लवण का एक उदाहरण होता है। तो अगर फिटकिरी की बात किया जाए है ना, यानी फिटकिरी क्या है? यानी पोटासेलम क्या है? एक द्विक लवण का उदाहरण है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? जल को मतलब क्या, जल को शुद्ध करने में, है ना, शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जो अम्लीय प्रकृति का होता है क्लियर रखिएगा। अब देखिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड जो मतलब पदार्थ, मतलब याद रखना कि इलेक्ट्रोड जो बनाना है प्लेटिनम का, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या? जलीय H2SO4 के साथ जब वैद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पे क्या होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करने पर एनोड पे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके अगर हम इसमें क्या करेंगे? वैद्युत अपघटन कराएंगे, वैद्युत अपघट्य कराएंगे, तो जो हमारा प्लस चार्ज होगा ना उस पे ऑक्सीजन गैस जाएगा, क्योंकि O2 पे प्लस होता है ना, O2 पे क्या होता है? प्लस होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि O2 पे माइनस और माइनस वाला के पास प्लस जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एंजाइम की क्रिया हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? एंजाइम की क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों आपको बता दे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री, ऐसे ही होता है। 20 से मान लीजिए 30 हो जाएगा, है ना। तो 20 से 30 कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? बी ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है ना 20 से 45 जब ऑप्शन है तो संभावित यही मार देंगे हम लोग, क्योंकि 30 से 60 तो बहुत ज्यादा हो गया। लगभग में 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला क्या है? तो बाबू H2O जो जल है ये अणुचुंबकत्व करेगा, NaCl नहीं करेगा। हमारा बेंजीन प्रति होता है, लेकिन O2 जो हमारा होता है ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? तो अणुचुंबकीय हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे पारामैग्नेटिज्म हो जाएगा। कौन सा? तो हमारा O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित यौगिकों में से ध्रुवीय मतलब ध्रुवित अगुण मतलब द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा। किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि H3PO2 है, तो बाबू अगर H3P के साथ क्या है? यहाँ पे देखिए P है, P के साथ ऑक्सीजन 3 गो है। पहला डबल बॉन्ड में ऊपर ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन हम दे देते हैं कितना? तो 3 गो हाइड्रोजन दे देते हैं। अब उसके बाद से जब एक ऑक्सीजन लिख दिए, ऑक्सीजन कितना बचा? 2 गो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये कितना भस्म बना रहा है? तो आप बोलेंगे गुरुदेव ये 2 गो भस्म बना रहा है, द्विभास्मिक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलय होता है? तो जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, है ना, NaCl ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड में होता है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड में ये विलय होता है। क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोष N का विन्यास होता है। अक्रिय गैस जैसे हमारा आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जेनोन हो गया, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है, जिसको वर्ग 18 में रखा गया है। किसना? वर्ग 18 में इनको रखा गया है अक्रिय गैस का। जैसे हम अगर आर्गन का ही निकालना चाहे तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 18। जब 18 का निकालेंगे तो प्यारे बच्चों हम इसको कैसे निकालेंगे? आप सभी बच्चों को पता है कि 1s2 2s2 है ना, 2p6 है ना, 3s2 और 3p6 है ना। यानी क्या होता है? इनका जो लास्ट वाला जो होता है अंतिम का S में जाता है, P में 6 गो,
NH2 और NP6 होगा। NH2 और NP6 देखिए कहीं पे है, NH2 NP6 है ना, NH2 NP6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। NH2 और NP6 किसी का भी निकालिए हीलियम का छोड़ के, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नोबेल गैस होता है, यानी नोबेल गैस क्या होता है। जो नोबेल गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, आपका कमेंट इधर देखना पड़ेगा, फोन ऑफ है। चलिए नीतीश मगैया जी बहुत बढ़िया, प्रिया तिवारी, अमू बहुत बढ़िया, अंकज बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अनुज चलिए बहुत बढ़िया, कुशवाहा बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो नोबेल गैसें जितने भी होती है तो एकल परमाणुविक गैस होती है, इनको वर्ग 18 में रखा गया है ना। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला 10 क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए कि इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व, बाबू अस्थायित्व का क्रम हमने अभी बताया कि ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, यानी जो सबसे ऊपर होगा सबसे ज्यादा अस्थायी। अगला बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न करने पे क्या होगा, बेंजीन का। तो देखिए हम पहले सबसे पहले बेंजीन बना लेते हैं, ये क्या हो गया बाबू, बेंजीन। अब बेंजीन में हाइड्रोजन होता है, अब इसका हाइड्रोक्सिल यानी प्यारे बच्चों व्युत्पन्न करना है क्या, हाइड्रोक्सिलिक यानी OH को। तो जब प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन को हटा के हम उसकी जगह अगर हम यहाँ पे OH जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, आप बोलेंगे गुरुदेव फिनोल बन गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सिलिक व्युत्पन्न करने से हमारा फिनोल बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला कि बाह्यतम विन्यास 3D10 और यहाँ पे आ जाइए कि 4s2 किसका होता है, 3D10 4s2, 3D10 4s2। तो अगर हम Ca का निकालेंगे नहीं होगा, Mg का निकालेंगे, कॉपर का 29 होता है, तो प्यारे बच्चों कॉपर का 29 होता है तो होगा नहीं। लेकिन जिंक का कितना होता है बाबू, देखिए जिंक का होता है 30। अब 30 के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, आर्गन यहाँ पे लिख देंगे 18, है ना बाबू, क्या लिखेंगे क्लियर रखिएगा, आर्गन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 18, ठीक है, आर्गन 18। उसके बाद से क्या लिखेंगे 3D10, 18 10 28 और 4s क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आप बताइए किसका हुआ, 3D10 और 4s2 पूछा गया है, तो 3D10 और 4s2 किसका आएगा, तो आप बोलेंगे गुरुदेव जिंक का, क्योंकि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 होता है, और जब 30 का निकालेंगे तो 3D10 4s2 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सिक्का धातु है। सिक्का धातु का मतलब क्या, करेंसी मेटल कौन सा होता है, करेंसी मेटल कौन सा होता है। यानी प्यारे बच्चों मुद्रा धातु पूछा जाए चाहे सिक्का धातु किसे कहा जाता है, पहला होता है कॉपर, हमारा सोना हो गया, और हमारा क्या हो गया, चांदी हो गया, एजी एजी एजी, सुनी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एजी, यानी क्या हो जाएगा एजी, है ना, यानी कॉपर एल्युमिनियम और एजी हमारा राइट आंसर। अगला देखिए गलत टिक नहीं ना मारे हैं, नहीं तो गलत टिक मार के भी निकल जाते हैं, है ना, तो सही से मार दीजिएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है, बी सी मत मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीला कशिश यानी नीला थोथा, है ना, नीला थोथा प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जारी रखिए, भले आपको याद है, ठीक है, भले आपको याद है लेकिन प्रैक्टिस करना है। नीला थोथा क्या बाबू, नीला थोथा, नीला थोथा, है ना, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, और हरा का बाबू आप बताइए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो एल्कोहल बनाना है और प्यारे बच्चों एल्केन, यानी एल्केन का मतलब क्या होता है, RH का मतलब एल्केन, और ROH आपको बनाना है। हमको सिंपल सा दिख रहा है, हाइड्रोजन हटाओ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ, यानी क्या करेंगे RH में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा के और यहाँ पे क्या करेंगे एक OH लगा देंगे, हमारा बन जाएगा ROH। और ये OH को क्या कहते हैं, तो इस OH को हम लोग हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, तो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि लिगेंड सक्षम होते हैं, तो जो लिगेंड होते हैं ना वो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, ठीक है। तो ये एक दंतुक भी होता है, द्विदंतुक भी होता है, त्रिदंतुक लिगेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है 3, यानी एक दंतुक द्विदंतुक त्रिदंतुक सब होते हैं लिगेंड्स। और लिगेंड्स जो होते हैं धनात्मक लिगेंड्स ऋणात्मक लिगेंड्स होते हैं, है ना प्यारे बच्चों, याद रखना उदासीन लिगेंड्स भी होते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री कितना होता है, तो एलिमेंट सिमेट्री कितना होता है, घनाकार क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है 23। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कि ओनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन, है ना, या प्यारे बच्चों रंगीन दिखाई देने का कारण, या ओनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एफ सेंटर दोष में होते हैं, एफ के अंदर दोष, राइट आंसर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि मनुष्य के अग्नाशय में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, मनुष्य के अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मनुष्य के अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एक बार आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। और भागते क्यों है चेला, इतना तेज आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना, कितना तेज से आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना। चलिए इंसुलिन, पीसी में देखना पड़ता है ना आपका कमेंट, मोबाइल ऑफ हो गया है। अनु कुमारी, साक्षी, चले सर जी नाम लेते हैं आप, गीता रानी,
सर आप नाम क्यों लेते हैं बाबू? इससे क्या मनोबल बढ़ता है बच्चों का, मनोबल मनोबल बढ़ा देते हैं कि बच्चा हाँ कि ना कोई काम अच्छा किया तो वाह बाबू चाबस बहुत बढ़िया कोई ले आते हैं, चाहे कोई भी काम होता है अच्छा कोई करता है वाह चाबस एकदम बहुत अच्छा काम किए हो, है ना। तो इसी तरह से आप लोग का भी हम क्या करते हैं मनोबल बढ़ा देते हैं, ताकि और आप लोग आसमान की बुलंदियों पे जाएं और बढ़िया से तैयारी करो और खुश हो कि आप लोग आंसर दे, इसीलिए थोड़ा बहुत नाम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चले वाह, ऐसे ही आप लोग, वाह 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 वाह, गुड गुड जॉब गुड जॉब। तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा, अभी तो हमारे पास फोन ऑफ हो गया है, ठीक है। आप लोग एक बार बताइएगा कि आपने 80 प्रैक्टिस में से कितना सही किया, ईमानदारी माई कसम, है ना, माई कसम बतावे के बाद। अरे कॉमर्स लिख दिला मैंने, माई कसम नहीं बोलना चाह रहे हैं क्या, माई कसम, है ना। कैसे बोला जाता, तारा माई लो के कसम, है ना। यानी आपको सही सही है तो मजाक कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपको बताना है कि किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो आपको एकदम सही से बताना है कि आज हम देखेंगे, और सबको कमेंट करना है एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माई कसम, सही सही बताना है, ताकि हमको पता चले कि सही में एक्चुअल में जो आपका है कितना सही हो रहा है, ऐसा नहीं कि हवा में आप फेंक रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया अनुज, बहुत बढ़िया। चलिए तो बाबू आप लोग अब मिलते हैं शाम में, ठीक है, शाम में 6 बजे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अब 31 तारीख को रेडी रहिएगा, फिजिक्स का पूरा धुआंधार क्लास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।